हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया कि किन परिस्थितियों में हरिहर बुक्का ने दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की एक पंडित थे विद्यारण उनके सहयोग से हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। और विजयनगर साम्राज्य के इस क्षेत्र को आप देख रहे हैं कि ये वाला क्षेत्र जहाँ पर आपको डॉट डॉट लाइन है और इससे नीचे वाला क्षेत्र सारा विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि उन्होंने पांडवों को भी अपने अंतर्गत कर लिया था। एक परिस्थिति मैंने आपको पहले बताया कि 1336 में ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो शुष्क क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा कम होती है। तेलंगाना का ये क्षेत्र जो आज भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हिस्से में आता है और तमिलनाडु का और केरल के बीच का ये क्षेत्र है। इन कुछ हिस्सों में जहाँ पर विजयनगर साम्राज्य था या विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर थी, जिसे हम्पी के नाम से जाना जाता है आज, उस शुष्क क्षेत्र में आती थी। और ये है कृष्ण का क्षेत्र और इसकी सहायक नदियाँ कृष्ण गोदावरी का क्षेत्र, कृष्णा नदी ये है और गोदावरी नदी ये है। और इसी के सहायक नदी थी तुंगभद्रा नदी। सहायक नदी से ही विजयनगर साम्राज्य के लिए पानी की व्यवस्था की जाती थी। एक नया जो इसकी खोज के बाद जो नए साक्ष्य और ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं, इसमें विदेशी स्रोतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब्दुल रज़ाक, डोमिनो पायस और पेज और कई ऐसे विदेशी यात्री भारत में इस समय आए जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की भव्यता के विषय में बताया। और इसका जो शासक था वो राय कहलाता था। राय की पदवी उन्होंने दी थी और इसकी भव्यता के विषय में बहुत सारे लोगों ने डोमिनो पायस ने तो ये तक कहा है कि ये शहर पूरी तरीके से रोम से भी ज़्यादा भव्य था। तो 1336 में सुलभ वंश संगम वंश से इसकी स्थापना हुई, हरिहर बुक्का ने की। उसके बाद सुलभ वंश आया और सुलभ वंश के जो मुख्य जो प्रसिद्ध सम्राट या नायक राय थे वो थे देवराय और देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद फिर तुलु वंश ने विजयनगर साम्राज्य पर अपना कब्जा किया 1503 में। और तुलु वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे कृष्णदेव राय, जिन्होंने नए नगरों की स्थापना की और जिन्होंने विदेशी व्यापार को बहुत बढ़ाया और जिन्होंने उड़ीसा तक के इस क्षेत्र तक अपना कब्जा किया। उड़ीसा के इस क्षेत्र तक विजयनगर साम्राज्य का कब्जा रहा। इसमें एक चीज़ और आपको देखनी पड़ेगी कि विदेशों के साथ ये वाला जो क्षेत्र है, मैंने आपको बताया था कि पहले भी अरब व्यापारी अरब सागर से होते हुए इधर क्षेत्र पर आते थे और एक नया व्यापारिक केंद्र बन गया था। और ये यहाँ पर मसालों के लिए फेमस क्षेत्र है और ये मसाले और यहाँ पर जो प्राकृतिक संपदा थी और उसी की वजह से अरबों के साथ साथ यूरोपियों ने भी भारत के इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाना का प्रयास किया। 1498 में पहली बार वास्को डी गामा भारत आया इस कालीकट के क्षेत्र पे और पुर्तगालियों ने यहाँ पर दक्षिण भारत के इस क्षेत्र पर अपना कब्जा शुरू कर दिया। अब यहाँ पर हो गई चुनौती। विजयनगर साम्राज्य के सामने कितनी चुनौती बनी। एक पहली चुनौती बहमनई साम्राज्य, जो हमेशा आपस में इनके लिए लड़ता रहता था। अपने साम्राज्यों के क्षेत्र के लिए आपस में दोनों लड़ते रहते थे, क्योंकि ये मुस्लिम साम्राज्य था, सुल्तान था इसका शासक, और ये हिंदू साम्राज्य था। दूसरा था इसकी चुनौती अरब व्यापारी इस्लाम के साथ, क्योंकि अरबों के साथ उस समय घोड़े बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे युद्ध नीति को निर्धारित करने के लिए। और अरबी घोड़ा विश्व प्रसिद्ध आज भी है और पहले भी रहा। तो घोड़ों का व्यापार अरबों के साथ होना, जिसके भी पक्ष में घोड़ों का व्यापार हो जाएगा, चाहे वो बहमनी साम्राज्य के पक्ष में हो चाहे विजयनगर साम्राज्य के पक्ष में, तो उस व्यापार को
अपने पक्ष में करना भी और अरबियों को अपने अरबी व्यापारियों से घोड़े का निरंतर आयात करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि उसको किस तरीके से बनाए रखा जाए। और तीसरी चुनौती क्या थी? पुर्तगाली साम्राज्य और पुर्तगालियों के साथ व्यापार, क्योंकि उस वक्त सभी साम्राज्य विदेशों के साथ व्यापार करके अपने साम्राज्य को समृद्ध करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ से मसाले और यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन होते थे उनको विदेश में बड़ी मांग थी और वहाँ से सोना चांदी भारत में आता था। तो इन सभी के साथ सामंजस्य बनाए रखना और साम्राज्य विस्तार की नीति को विस्तार करना विजयनगर साम्राज्य ने बड़ी ही अच्छी तरीके से निभाया। और उसने आप देखोगे कि आगे स्थापत्य कला, मतलब कि मंदिर निर्माण और वहाँ के किलेबंदी, एक विदेशी यात्री ने तो ये भी कहा है कि विजयनगर साम्राज्य 7 किलेबंदियाँ थीं और उसमें हर किलेबंदी का जो सुरक्षित और अच्छे तरीके से बनाया गया था। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी प्रयास किया कि नहरों द्वारा अपने इन क्षेत्रों में नहरों की सप्लाई, पानी की सप्लाई कम ना हो तो नहर बनाई गई, तालाब बनाए गए और उनसे बड़ी भारी मात्रा में शहर की सुरक्षा के प्रयास किया। और कृषि के लिए उन्होंने कृषि की उन्नति के लिए भी नहरों और तालाबों का प्रयोग किया और इसमें भारी मात्रा में पैसा लगाया। और पैसा कब होता है? जब अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। और अर्थव्यवस्था का स्रोत क्या है हमारी का? विदेशी व्यापार। और ये यहाँ ही नहीं, विदेशी व्यापार हमारा दक्षिण एशिया और उन क्षेत्रों में भी, तटीय क्षेत्रों में आज भी है और पहले भी होता रहा है। आप इसमें देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र आपकी बुक में दिया गया है। इस बुक के बहुत सारे ऐसे चीज इसमें दी गई हैं जिसको आपको एक बार देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। इसमें विजयनगर साम्राज्य आपको मैप में नोट करने के लिए भी आता है। मैप में आपकी ये भी आ सकता है टंगभद्रा या उसका क्षेत्र और कालीकट जो यहाँ पर है। एक और प्रशासनिक व्यवस्था में या यहाँ की समृद्धि का एक और कारण था अमरनायक। अमरनायक क्या होते थे? राय राजा होता था। और अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की कुछ विशेष प्रणाली है, या मतलब कि विशेष प्रशासनिक व्यवस्था है जो उस समय पर थी। और इसकी समानता कुछ दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से की जाती है। माना देखिए, इक्ता प्रणाली और विजयनगर साम्राज्य को किस तरीके से व्याख्यात किया जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य ये है। विजयनगर साम्राज्य इतने बड़े साम्राज्य को एक व्यक्ति प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं रख सकता। इसलिए क्या होता था कि इस क्षेत्र को एक किसी अमरनायक या सैनिक शासक या मुख्य सैनिक अधिकारी को दे दिया जाता था, जिसे अमरनायक कहते थे। वो इस क्षेत्र के कृषि उत्पादन, व्यापार और यहाँ की कानून व्यवस्था को देखेगा और राज्य की सुरक्षा के लिए सैनिक, हाथी और घोड़े भी रखेगा। और जब ज़रूरत पड़ेगी राज्य को, उन साम्राज्य को, वो अपनी इस सैन्य व्यवस्था का प्रयोग इसकी सुरक्षा के लिए भी करेगा। और इन अमरनायकों ने, और इन अमरनायक निर्धारित कौन करेगा? राजा राय, जिसे हम राय कहते हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए आ भी सकता है कि विजयनगर साम्राज्य में राजा को क्या कहा जाता था? राय। आपकी इस किताब में देखिए एक क्वेश्चन, विजयनगर राजधानी और उसके परिप्रेक्ष्य या विजयनगर साम्राज्य का स्पेशली एक मैप बना के रखा हुआ है। इसको आप देखिए। ये आपके लिए बहुत छोटी सी बात लग रही होगी, क्योंकि आपने वर्तमान समय में परिस्थितियों में तकनीकी को डेवलप, समय में आपका तकनीकी से बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, पर उस वक्त जिस तरीके से केंद्रीय व्यवस्था और जिस तरीके से इन पहाड़ी इलाकों में शहरीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हुई, ये एक बहुत बड़ी इसकी भूमिका थी। और दूसरा ये है कि इस समय में ये भी आ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य में 2 मार्क्स में आ सकता है कि किन किन बड़े विदेशी यात्रियों ने, या फिर निकोलो कॉन्टी किसके समय में भारत आया, अब्दुल रज़ाक किसके समय में भारत आया, या निकेतन किसके समय में आया। बारबोसा, निकोलो कॉन्टी, डोमिंगो पायस,
बहुत सारे ऐसे विदेशी यात्री इस समय विजयनगर साम्राज्य में उन्होंने भ्रमण किया और इसकी भव्यता का भी बखान किया। और दूसरी बात है कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ के स्थापत्य कला और यहाँ की जो भी समकालीन यूरोप और मध्य एशिया के साथ तुलना करके उन्होंने दिया है, उसमें ये माना जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की तकनीकी, भवन निर्माण प्रणाली, इमारतों को बनाने का तरीका, व्यापारिक संबंध विदेशों के साथ वो इतने अच्छे थे जितने यूरोपियों के भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि यूरोप इस समय एक नए दौर से गुजर रहा था, पुनर्जागरण के दौर से। और वो इस समय यूरोप की विकास इतना नहीं था जितना कि हम भारतीयों का पुनर्जागरण धीरे धीरे जो है विदेशों का यूरोप में पुनर्जागरण की प्रक्रिया इस समय उसके पिछड़ेपन को, या कह लीजिए कि अपनी पुरानी संस्कृति के लिए प्रयास कर रही थी। आप देखेंगे कि आपका एक चैप्टर है किलेबंदी या सड़कें, इसे सिर्फ आप पढ़ सकते हैं कि कैसे आपको जो है इसको पढ़िए और आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी छोटी छोटी स्तर पर ले सकते हैं। आप एक चीज़ और देखेंगे कि कृष्णदेवराय जो इस समय का बहुत बड़ा था, वो कन्नड़ भाषा का भी बहुत बड़ा ज्ञाता था और उसने अमुक्तमाला एक ग्रंथ की भी रचना की थी। अब नेक्स्ट हम वीडियो में प्रयास करेंगे यहाँ की स्थापत्य कला, भवन निर्माण हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे वहाँ की व्यापारिक या आर्थिक व्यवस्था हो, इसमें क्योंकि इस क्षेत्र पर विजयनगर साम्राज्य का कोई भी शासक इतना कठोर या इतना रूढ़िवादी या धार्मिक कट्टर नहीं है कि वो अपनी इस्लामिक जनता के लिए, जो वहाँ इस्लाम या मुस्लिम समुदाय था, के साथ दुर्व्यवहार करे। इसलिए एक मिक्सअप मतलब कि इस्लामी परंपरा, इस्लामी स्थापत्य कला या इस्लाम धर्म व्यवस्थाओं का भी इस क्षेत्र में एक समन्वयकारी स्वरूप आपको दिखाई देगा। और स्थापत्य कला के क्षेत्र में दक्षिण भारत में जो पांड्य चोल शासकों के समय में एक भव्यता भारतीय स्थापत्य कला की रही, वो इस समय पर बनी रही। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी परंपराएं आपको मैं बताऊंगी। और अभी फ़िलहाल इस चीज़ को आपको कौन कौन से विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, अमरनायक प्रणाली क्या है, राजा को राय कैसे कहते थे, या फिर उनकी जल निकास प्रणाली या कृषि के लिए किए गए उनके प्रयास, इस 3 क्वेश्चंस को आप अपने इस नोटबुक में करें।